अस्सलाम वालेकुम गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की। सो हमने ऑलरेडी एक दो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़े हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमने पढ़ा है और हमने पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वो वीडियो आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो आज जो हमें पढ़ना है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो चलिए गाइज, आज के इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि किस रिसोर्स का ओनर कौन है, किसी भी रिसोर्स का ओनर कौन है, इसके बेसिस पे भी हमने जो हमारे रिसोर्सेज हैं इनको हमने डिवाइड किया है 4 टाइप्स में। तो सबसे पहले जो है वो है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, नंबर नेक्स्ट इज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, नंबर थर्ड इज द नेशनल रिसोर्सेज एंड नंबर फोर्थ इज द इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो बिलोंग करते हैं टू ए स्पेसिफिक पर्सन, जैसे कि जो फार्मर्स हैं उनके पास अपनी ज़मीन होती है जहाँ पे वो फार्मिंग करते हैं, इसी को हम इंडिविजुअल रिसोर्स कह सकते हैं। या जो हमारे अर्बन एरियाज़ के लोग होते हैं उनके पास उनकी हाउसेस होते हैं या प्लाट्स होते हैं, इनको भी हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं। नंबर नेक्स्ट इज़ दी कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। ऐसे भी कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो बिलोंग करते हैं टू ऑल दी मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी, जैसे कि ब्यूरियल ग्राउंड्स हैं, ये ब्यूरियल ग्राउंड्स भी बिलोंग करते हैं टू ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। या जो ग्रेजिंग लैंड है या प्ले ग्राउंड्स है, पब्लिक पार्क्स हैं, ये रिसोर्सेज हर किसी मेंबर के लिए अवेलेबल होते हैं। डेट्स वाई इनको हम कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज कहते हैं, यानी कि कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज पे हर किसी मेंबर का हक होता है जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में रहता है। सो इसी तरह हमारे पास जो सेकंड टाइप ऑफ रिसोर्स है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप वो है नेशनल रिसोर्सेज। ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो बिलोंग करते हैं टू ए पर्टिकुलर नेशन, यानी कि जिन पे खाली एक ही नेशन का हक होता है। अब सपोज करो कि जो इंडिया है, इंडिया की जो बाउंड्री है, पॉलिटिकल बाउंड्री है, इस पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर अंदर जो कोई भी रिसोर्सेज होते हैं वो बिलोंग करते हैं इंडिया को, और जो इस बाउंड्री से बाहर है वो बिलोंग करते हैं उस कंट्री को जिससे वो लैंड बिलोंग करती है। और इस नेशन के पास लीगल पावर भी होता है इन रिसोर्सेज को एक्वायर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड द ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, यानी कि जो ओशन एरिया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सपोज करो कि ओशन एरिया है और यहाँ पे लैंड की अगर हम बात करेंगे, जो जिसको हम यहाँ पे बेस लाइन कहते हैं, बेस लाइन से लेके जो ओशनिक एरिया है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। अब 1 नॉटिकल माइल जो होता है, 1 नॉटिकल माइल होता है बराबर 1.852 किलोमीटर। तो इसका मतलब है अगर हम 12 नॉटिकल माइल उसको चेंज करेंगे किलोमीटर्स में तो हमारे पास आते हैं 12 नॉटिकल माइल्स 22 किलोमीटर। तो डैट मीन्स कि 22.2 किलोमीटर तक हमारे पास हक होता है एक कंट्री का कि वो वहाँ पे अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्वायर कर सकता है, जिसको हम टेरिटोरियल वाटर भी कहते हैं, यानी कि जो ओशनिक एरिया होता है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स या अप टू 22.2 किलोमीटर, उसको हम टेरिटोरियल वाटर कहते हैं। इस टेरिटोरियल वाटर में कोई भी जो नेशन होता है, कोई भी जो कंट्री होती है वो वहाँ पे रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फिशिंग कर सकते हैं, ड्रिल्स कर सकते हैं पेट्रोलियम को निकालने के लिए। तो ये उसके पास लीगल राइट होता है। अब हमारे पास होता है नंबर 4 जो टाइप होता है उसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्स में क्या होता है कि हमारे पास कुछ
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो रेगुलेट करते हैं कुछ रिसोर्सेज जो ओशनिक रिसोर्सेज हैं बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तक आता था हमारा 12 नॉटिकल माइल्स, और यहाँ से अगर हम देखेंगे यानी कि बेस लाइन से अगर हम देखेंगे 200 नॉटिकल माइल्स तक, ये कुछ हद तक यहाँ पे भी इसी कंट्री का हक होता है कि वो क्या कर सकते हैं, वो अपने जो रिसोर्सेज हैं वहां से निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो नाइबरिंग कंट्रीज है उनको यहाँ पे क्या करना होता है कि इनका परमिशन लेना होता है, तभी या कोई डील करनी होती है, तभी तो वो यहाँ से यानी कि बियॉन्ड दी 12 नॉटिकल माइल्स से अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक वो रिसोर्सेज निकाल सकते हैं, ओनली जब वो आपस में कोऑपरेट करेंगे, किनके साथ, जो इसके नाइबरिंग कंट्रीज होते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा था कि जो ओशनिक रिसोर्सेज हैं बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स वो भी किसी हद तक नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं, लेकिन इनको यूज़ करने के लिए नेशन को यानी किसी भी नेशन को, किसी भी कंट्री को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन मांगना पड़ता है। इस एरिया को यानी कि जो बेस लाइन ऑफ कोस्ट से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक, इसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं। सो बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स के जो रिसोर्सेज हैं वो किसी भी नेशन को बिलोंग नहीं करते हैं, इनको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट करते हैं, और कोई भी कंट्री इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं विदाउट दी कंकरेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि इंडिया है, इंडिया के पास ये राइट है कि वो इंडियन ओशन से मैग्नीज नोड्यूल्स निकाल सकता है, और ये मैग्नीज नोड्यूल्स लाई करते हैं इन दी यानी कि ये लाई करते हैं बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। नाउ लेट्स मूव टू अनदर बेसिस, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ states of development. So on the basis of states of development, we have another 4 types of resources. First is the potential resources, number second is the developed resources, number third is the stock, and number 4 is reserves. तो बात करेंगे पहले potential resources की. So potential resources are those resources which are found in a region but not being utilized. यानी कि ये ऐसे resources होते हैं जो किसी particular region में पाए जाते हैं लेकिन अभी तक इनको इस्तेमाल में नहीं लिया गया है. For example, जो western parts of India है यानी कि पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात की अगर हम बात करेंगे, वहाँ enormous potential है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, लेकिन अभी तक इन रिसोर्सेज को डेवलप नहीं किया गया. तो नंबर नेक्स्ट इज द डेवलप्ड रिसोर्सेज. सो रिसोर्सेज विच आर सर्वेड and their quality and quantity have been determined for utilization. यानी कि ये ऐसे resources होते हैं जिनकी quality और quantity दोनों हमें पता होता है और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है इन resources को extract करने के लिए, तो इनको हम developed resources कहते हैं. Number third is the stock. So stock is materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but humans beings do not have the appropriate technology to access these. यानी कि ये ऐसे resources हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा potential है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है हमें ऐसे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर जो है वो एक कंपाउंड है 2 गैसेस का, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का. हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो ये एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी मदद से हम इन 2 गैसेस को अलग कर सकते हैं, इसलिए इस रिसोर्स को हम स्टॉक कहते हैं. नंबर 4 इज द रिजर्व्स. ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. हमने इन रिसोर्सेज को अभी तक इस्तेमाल में नहीं लिया. इसका रीज़न ये भी है कि हम इनको फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए
बचाते हैं और इनका यूज हम फ्यूचर में करना चाहते हैं, तो इनको हम रिजर्व्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो रेन वाटर है या जो पानी हमारे डैम्स में स्टोर रहता है, हम इस वाटर से हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने ऐसा नहीं किया है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम ज़रूर करने जा रहे हैं, तो इनको रिजर्व्स कहा जाता है। So let's move to the another topic, that is the development of resources. तो अगर आप लोगों को कोई confusion है regarding the classification of resources, तो आप लोग comment में हमें पूछ सकते हैं। I will try to answer each and every question. So next topic है development of resources. So resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. हम ये मानते थे कि रिसोर्सेज जो हैं वो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर हैं, जिसकी वजह से हमने इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। ज़्यादा यूज़ करने की वजह से अब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले है कि कुछ लोगों की ग्रीड की वजह से, यानी कि कुछ लोगों की ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है, अब जब कुछ ग्रीडी लोग इन रिसोर्सेज को अपने पास जमा करते हैं या इनका इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हैं, इसकी वजह से सोसाइटी डिवाइड हो गई है इंटू टू सेक्शंस। हम बोलते हैं हैव्स और दूसरे को बोलते हैं हैव नॉट्स, यानी कि जिनके हाथों में ये रिसोर्सेज लग गए हैं वो दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं, और जिनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास कोई रिसोर्स है ही नहीं, वो बेचारे क्या हो रहे हैं, वो दिन ब दिन गरीब ही होते जा रहे हैं। सो नंबर थर्ड प्रॉब्लम इज कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज की वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस पैदा हो गई, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है या ओजोन लेयर डिप्लीशन है। अब ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, ये किसी खास इंडिविजुअल या सोसाइटी को अफेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि ये ग्लोबली पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करेंगे। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए इन ऑर्डर टू सस्टेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। अगर हम कंटिन्यूसली इन रिसोर्सेज को यूज करते रहेंगे तो हमारी अर्थ का फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा खतरे में होगा। सो कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड, हमें रिसोर्स प्लानिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब जब लोगों को ये समझ आया तो ग्लोबली अलग अलग कंट्रीज़ में डिबेट्स स्टार्ट किए गए कि कैसे हम इन रिसोर्सेज को बचा सकते हैं और इनका जुडिशियस यूज़ कर सकते हैं। इन डिबेट्स में एक टर्म का यूज़ किया गया जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। Now what is the sustainable development? Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment. यानी कि हमें डेवलपमेंट की हम ये बात नहीं करेंगे कि डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन जो हमारा एनवायरनमेंट है या ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं इनका बिल्कुल जुडिशियस यूज़ होना चाहिए और हमारा जो एनवायरनमेंट है इस पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट उस तरह से होना चाहिए कि हमारे जो प्रेजेंट नीड्स हैं वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, और साथ ही में ये ख्याल रखना है कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स हैं, आने वाली जनरेशन्स हैं, उनके लिए भी ये रिसोर्सेज प्रिजर्व रहे। यानी कि हमें फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखना है। दिस इज़ व्हाट वी कैन कॉल एज दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कहाँ पे उठी? ये उठी रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में, जो हुआ था इन 1992 ब्राज़ील में। ये मीटिंग जून 1992 में हेल्ड की गई इन ब्राज़ील, जहाँ पे तकरीबन 100 से भी ज़्यादा जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं वो मेट हो गए रियो डी जेनेरियो में। और ये समिट इसलिए बुलाया गया फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। इस समिट में एजेंडा 21 एडॉप्ट कर लिया गया। अब ये एजेंडा 21 क्या है? लेट्स सी।
ये एक्चुअल में एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था बाय द हेड्स ऑफ ऑल द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ पे ये हुआ था? एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED which took place at Rio de Janeiro in Brazil। इस एजेंडा 21 का एम यही था कि ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जाए इन द 21st century। So it is an agenda to combat environmental damage, poverty, diseases through global cooperation। एक मेजर ऑब्जेक्टिव जो एजेंडा 21 का था वो ये कि हर कोई जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से लोकल एजेंडा 21 को क्रिएट करे ताकि लोगों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सुपरिट जो है वो जाग जाए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी इन दी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.